पढ़ रहे थे और आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने लास्ट हेडिंग समवट पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन पढ़ी। पीएच क्या होता है? पीएच एक मेथड है जो नेगेटिव एच आयन कंसेंट्रेशन कह लीजिए या वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज को एक कैलकुलेटिव अमाउंट, एक सिंपल एब्रिविएशन, सिंपल वैल्यू में चेंज करता है। और मैथमेटिकली ये है माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसेंट्रेशन, जिसे हम कह देते हैं log 1 upon H ion concentration। ये बेसिकली pH होता है। अब pH हमने कहा था चार चीजों की हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने पहला पढ़ रखा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने दो का पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें हम डायरेक्ट HI मिल जाते हैं और डायरेक्ट pH आ जाती है या POH आ जाती है। फिर हमने कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट का पढ़ेंगे, जिसमें हमने वीक एसिड और वीक बेस इनका पढ़ा। आई होप सो याद हो। इसमें डायरेक्ट एच नहीं मिलते हैं, तो इसमें एच निकालने के लिए हम या तो सी अल्फा का यूज करते थे या फिर अंडर रूट AC का यूज करते थे। तो हमें एच पता करने पड़ते थे कितने, या OH पता करने पड़ते थे, तब पीएच आती। तीसरा पीएच का जो तरीका था हमारा, नेक्स्ट मेथड जो पीएच का था, वो हमने कल पढ़ा था बफर सॉल्यूशन का, कि बफर सॉल्यूशन की पीएच कैसे। तो बेसिकली बफर सॉल्यूशन क्या था? अ सॉल्यूशन विद पीएच। और ये कॉमन आयन इफेक्टिव बेस था कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, उसी में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दे, तो फिर पीएच या वो जो बफर सॉल्यूशन बनेगा उसकी पीएच कैसे। इसमें हमने मिक्सचर बफर्स पढ़े थे, क्योंकि दो तरह के बफर होते हैं, सॉल्ट बफर और एक मिक्सचर। मिक्सचर में दो थे, एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। ये मिक्सचर के दो थे। एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एक वीक एसिड होता है और इसी वीक एसिड का इट्स सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन था। जबकि बेसिक बफर सॉल्यूशन में एक वीक बेस होता है और इट्स सॉल्ट, इसी का सॉल्ट होता है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो ये basic। तो इनकी पीएच का भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया था, अगर आपको याद हो तो। इसे एंडरसन्स बफर कहते हैं, that is pH equals to pKa plus log salt upon acid, ये फॉर्मूला लगाना। और अगर बेसिक बफर सॉल्यूशन तो कभी डायरेक्ट pH नहीं आएगी, पहले POH आएगी और वो होगी बच्चों pKb plus log salt upon base। तो ये हम पढ़ चुके थे, यहाँ तक तो हमारा पुराना। आज हमें जो पढ़ना है वो क्या है? आज इसकी अगली हेडिंग पढ़नी है बफर के बाद वाली, दैट इज, हमने कहा था ना पीएच हम चार तरीके से पढ़ेंगे। सॉल्ट्स की पीएच, ठीक है, पीएच ऑफ सॉल्ट पढ़ना है, और उस हेडिंग का बेसिकली नाम है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों अगली हेडिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। So what is this salt hydrolysis? Salts are formed by the neutralization reaction of acid and base. Acid और base जो होते हैं वो जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनते हैं, और सॉल्ट के साथ वाटर बनता है। अब इसी की रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं, तो रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। मैं दोनों लिख के दिखा रहा हूं आपको। ये रहा हमारा कोई एक एसिड, एसिड का नाम ही ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ये लिखा है HCl और ये लिखा है NH4। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और एक साथ में है वीक बेस। इन दोनों की हमने रिएक्शन कराई और हमने ये बना के दिखाया, इसका नाम NH4Cl और साथ में वाटर। तो ये वाली जो रिएक्शन है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। एंड आई होप सो आपको मालूम हो कि न्यूट्रलाइजेशन इज एक्सोथर्मिक। थर्मोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा कि न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इट इज एक्सोथर्मिक। अब हम इसके रिवर्स में जा रहे हैं, ठीक है, हम इसके बैकवर्ड डायरेक्शन को देखना चाहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन जो फॉरवर्ड है वो अगर एक्सोथर्मिक है, वो अगर एक्सोथर्मिक है, तो ये जो बैकवर्ड है ये हमेशा एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। और यही जो बैकवर्ड डायरेक्शन है ना, इसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, इसको मैंने दोबारा लिख दिया कि ये NH4Cl सॉल्ट है और इसमें हमने वाटर ऐड किया है,
सॉल्ट में, और ये बना है हमारा NH4OH जो इसका बेस था, और जो HCl एसिड था वो बना। तो भैया ये जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है ये न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स स्टेप है, और क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमेशा एंडोथर्मिक होगी। तो आप कॉपी में पहला पॉइंट अगर आपके पास है लिख लीजिए अभी, इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है बच्चों? इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, as neutralization is always exothermic, therefore salt hydrolysis will always endothermic, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है इसलिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमेशा एंडोथर्मिक होगी। as neutralization is always exothermic, therefore salt hydrolysis is endothermic। okay. अब अगर मैं इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की इस इक्वेशन जो आपके सामने है इसको आयनिक फॉर्म में लिखना चाहूं, आयनिक फॉर्म, आयनाइज करके। आई होप सो आपको ये तो याद ही है कि ये सॉल्ट है एंड सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ये तो आयनाइज होगा ही। और ये आपको मालूम है ये दोनों के दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयनाइज नहीं होते। वाटर वाटर में H ना के बराबर है, वो H ना के बराबर है, और NH4OH फर्स्ट और सेकेंडरी ग्रुप को छोड़ के सारे OH वीक होते हैं, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये आ गया HCl, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर मैं आयनिक फॉर्म लिखना चाहता हूं मुझे पहले ये लिखना पड़ेगा कि इसके कंपोनेंट वीक कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है, ये दिमाग में रखना। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से सॉल्यूशन में जाते ही दो की तरह बिहेव करेगा, NH4 आयन अलग, Cl आयन अलग। वाटर एक ही रहेगा, ये दो की तरह नहीं बिहेव करेगा, NH2OH एक ही रहेगा, बिहेव नहीं करेगा, और ये HCl आयनाइज होगा। यहाँ Cl आयन दोनों तरफ कॉमन है, वो हट जाए। जो आयन दोनों तरफ कॉमन होंगे उन्हें आपको हटाना। और अब ये इक्वेशन आपकी बचेगी NH4 पॉजिटिव, और ये वाटर से रिएक्ट कर रहा होगा, और बेटा ये बनेगा NH4OH और साथ में H। तो ये इसकी आयनिक फॉर्म पहला है। अभी खाली समझिए, ये आयनिक फॉर्म जो बनी है बेसिकली इसमें हमें दो वर्ड उठाने हैं। एक, ये कैटाइन, ये वाला कैटाइन वाटर से इंटरेक्ट कर रहा है, तो यहाँ वाटर से रिएक्ट करने कौन जाता है? कैटाइन जाता है। और ऑब्वियसली अगर कैटाइन जाएगा तो बाद में कैटाइन ही बनेगा, क्योंकि ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो बैलेंस होनी चाहिए, मतलब चार्ज के हिसाब से। तो अगर यहाँ प्लस वहां पे भी प्लस ही होगा। तो ये याद रखने का तरीका बड़ा आसान है कि जब भी बाद का मीडियम एसिडिक हो यानी कैटाइन बने, जब भी बाद का मीडियम एसिडिक हो यानी कैटाइन बने, तो शुरू में कैटाइन ही इंटरेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। तो इस हाइड्रोलिसिस को हम कहते हैं कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। फिलहाल कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस क्या है? जब बाद का मीडियम एसिडिक हो, जब कैटाइन वाटर से इंटरेक्ट कर रहा हो, इट इज कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। और इसकी वजह से रिजल्टिंग मीडियम एसिडिक हो गया, मतलब एचाइन बन रहे हैं तो एसिडिक हो गया, और अगर एसिड तो the resulting medium is acidic and the pH is less than 6. Obviously अगर एसिडिक है तो 7 से कम। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का आपका पहला पॉइंट कॉपी में क्या आया होगा कि इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड एज न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज एंडोथर्मिक। ये हुआ पहला। दूसरा पॉइंट कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बेसिकली या तो कैटाइनिक होती है या एनाइनिक होती है, या कैटाइनिक एनाइनिक दोनों भी हो सकती है। तो कब कैटाइनिक होगी कब एनाइनिक होगी ये सोचना। तो बच्चों सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बेसिकली किसकी वजह से हुई, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो हुई है हमारी, थोड़ा सा इसको अगर आप एनालाइज करें एक बार और, मैं वापस ले आया, थोड़ा सा एनालाइज करिए। ये जो स्ट्रॉन्ग पार्टनर होता है, ये स्ट्रॉन्ग पार्टनर, ये तो पूरा का पूरा आयनाइज हो जाता और दोनों तरफ कट भी जाता, तो इसका क्लोराइड आयन यहाँ के इंटरेक्ट नहीं करता। ये जो वीक पार्टनर है,
जो आयनाइज नहीं होता, इसका जो वीक पार्टनर से जो आयन होता है ना, मतलब सॉल्ट के अंदर दो आयन, एक एसिड से आया हुआ आयन और एक बेस से आया, तो जो भी वीक पार्टनर से आयन आया होगा, जैसे यहाँ वीक बेस था, वीक बेस से आयन तो आया था, वो वाटर से इंटरेक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग से आया हुआ आयन वाटर से इंटरेक्ट नहीं। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम बात करें कि यहाँ जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या कहीं भी जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी, उसमें पहले आपको सॉल्ट पहचानना पड़ेगा। क्या सॉल्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे ये है एक सॉल्ट CH3COON, ये एक सॉल्ट है NH4Cl, एक सॉल्ट ये CH3COONH4, और एक सॉल्ट ये। तो आई होप सो आप चारों सॉल्ट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल समझ गए। पहले सॉल्ट का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नेगेटिव और Na पॉजिटिव, या फिर CH3COH और NaOH। यानी पहला सॉल्ट जो है उसमें वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा वाला सॉल्ट जो मैंने बनाया उसमें ये था NH4OH साथ में HCl, और यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तीसरा सॉल्ट जो मैंने बनाया वो है CH3COH और NH4OH, यहाँ वीक एसिड है और वीक बेस है। और बच्चों जो चौथा सॉल्ट बनाया वो NaOH एंड HCl बनाया, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग वीक बेस। तो पहले तो आप सॉल्ट पहचानेंगे और इनको अभी हम अलग अलग सॉल्ट पहचानने के बाद कि आपका कौन सा सॉल्ट, फिर आप सोचेंगे वीक पार्टनर कौन सा। जैसे पहले वाले में ये पार्टनर वीक, यानी एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग। भैया जो स्ट्रॉन्ग है ना, जो स्ट्रॉन्ग है उसी की वजह से बाद का सोल्यूशन हो। तो कॉमन सेंस है यार, अगर एक सॉल्ट है जिसमें एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, पहले एग्जांपल वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, इन्होंने मिलकर सॉल्ट बनाया हुआ है, पानी में घुला, घुलने के बाद वीक एसिड बनेगा और स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। तो भैया बाद का मीडियम बेसिक होगा या एसिडिक होगा? जब बेस को स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं तो उस बेस की वजह से मीडियम आपका बेसिक हो जाएगा। आपने ये एसिड ले लिया जिसमें बेस वीक है और एसिड स्ट्रॉन्ग है, यानी घुलने के बाद ये वीक बेस देता है और स्ट्रॉन्ग एसिड। अब कह ही रहे हो से स्ट्रॉन्ग, तो क्यों कह रहे हो स्ट्रॉन्ग? इसका मतलब इसकी वजह से बात का मीडियम हो जाएगा एसिडिक मीडियम। या दोनों वीक है, वीक एसिड है, वीक बेस है, तो भैया एक दूसरे में जो भारी पड़ जाए, अगर एसिड भारी पड़ गया मतलब लिटिल बिट मोर स्ट्रॉन्गर देन बेस हुआ तो एसिडिक हो जाएगा, बेस भारी पड़ गया बेसिक हो जाएगा, लेकिन रहेगा स्लाइटली एसिडिक स्लाइटली बेसिक, क्योंकि है तो दोनों ही। जब दोनों ही वीक है तो या तो इधर या इधर, लेकिन रहेंगे 7 के आसपास। 7 कहने का मतलब pH 7, भैया वो वाला 7 नहीं है, 7-7। अब इसकी बात करें, यहाँ दोनों ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, NaCl में NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। जब दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो नो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होगी ही नहीं। हाइड्रोलिसिस कब होती है? जब कोई वीक पार्टनर हो, उसके आयन की वजह से होती थी, और जब कोई वीक पार्टनर नहीं है तो हाइड्रोलिसिस नहीं। तो यहाँ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की नहीं होगी, इसकी नहीं होगी, इट विल नॉट हाइड्रोलाइज। ये वाला भैया नॉट हाइड्रोलाइज, इट विल ओनली हाइड्रेट नॉट हाइड्रोलाइज। ये बेटा हाइड्रेट तो होगा, पानी आ जाएगा तो हाइड्रेट तो हो जाएगा, बट इट विल नॉट हाइड्रोलाइज। तो यहाँ हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी। अब इन तीनों में जैसे यहां हमने इस सॉल्ट को कहा कि ये वीक पार्टनर है, तो ये एनाइन है ना, तो इस हाइड्रोलिसिस का नाम एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। यहाँ ये वीक है, ये कैटाइन है ना, इसलिए हाइड्रोलिसिस कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। यहाँ ये भी वीक है और ये भी वीक है, दोनों वीक है, तो एनाइनिक कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस और नो हाइड्रोलिसिस। तो एक एक करके हम 4 सॉल्ट पढ़ेंगे और उसको हम लिख। और अभी तक के 2 डायलॉग हमारे ये आ गए। पहला डायलॉग हमारा ये आया
salt hydrolysis is reverse of neutralization reaction. It is the reverse of neutralization reaction, and as neutralization reaction is exothermic, therefore salt hydrolysis will be endothermic. भैया मैंने इतना बता, ये हो गया पहला डायलॉग। अब आ जाओ दूसरे डायलॉग पे। दूसरा डायलॉग क्या था हमारा? भैया हमारा दूसरा डायलॉग क्या हुआ? अब ये दूसरा डायलॉग बुक में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन आप समझ रहे होंगे। हाइड्रोलिसिस इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू, इसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू द आयन फ्रॉम वीक पार्टनर। अब आपको समझ आ रहा है ना कि बाद में जो बनता है एसिड भी, उससे एक आयन आता है, उसकी वजह से होती है। तो ये हमारा आपके बीच में समझौता है, ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज ड्यू टू द आयन obtained from weak partner, ठीक है, from weak partner, ठीक है, and resulting medium's nature, ठीक है, रिजल्टिंग मीडियम का नेचर किसकी वजह से होगा? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पार्टनर। अरे भैया समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं? रिजल्टिंग मीडियम का नेचर किसकी वजह से होगा? स्ट्रॉन्ग। मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होती है, उसमें अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो बाद का जो मीडियम है वो तो स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से बेसिक हो गया, और जो हाइड्रोलिसिस हुई है वो वीक पार्टनर, मतलब जो वीक एसिड है उसकी वजह से, तो एसिड से एनाइन आते हैं, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। या हम ऐसे याद रखते हैं, एनाइनिक वर्ड ऐसे मत याद रखो, आप ऐसे याद रखो भाई बाद का मीडियम कैसा है? बेसिक। बेसिक मतलब OH आयन, इसका मतलब OH आयन में रिएक्ट किए होंगे, OH नेगेटिव होते हैं एनाइन। बाद का मीडियम एसिडिक हुआ तो यानी H आयन बाद में मिल रहे हैं, H आयन कैटायन है, तो ये वाली हाइड्रोलिसिस कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है। तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो गई, एनायनिक हाइड्रोलिसिस दोनों ही वीक है, तो इसका मतलब एनायनिक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है, रिजल्टिंग मीडियम ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा। और अगर दोनों ही स्ट्रांग है तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। ऐसे सॉल्यूशन की पीएच हम सीधा 7 कहते हैं और न्यूट्रल सॉल्यूशन मानते हैं, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन में H आयन और OH आयन ही रह जाते हैं, और जितने H आयन होते हैं उतने ही OH आयन होते हैं। इसका मतलब सिर्फ वाटर की हाइड्रोलिसिस दिखती है और किसी की नहीं। तो दैट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो अब 4 हाइड्रोलिसिस एक-एक करके पढ़ेंगे। पहली हाइड्रोलिसिस मान लेते हैं, रिपीट हो जाएगा ये, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। मान लेते हैं हमने ये ले लिया NaCN। NaCN एक सॉल्ट है, और ऑब्वियसली इसकी हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं तो पानी लिख लेते हैं यहाँ पे, और तोड़ के क्या बना देंगे? NaOH और HCN, NaOH और HCN। अब भैया इसकी आयनिक फॉर्म नहीं है, अब आपकी इच्छा है अलग लिख लीजिए, मैं तो इसी में कर रहा हूँ। क्यों इसमें कर रहा हूँ? क्योंकि आपको समझा चुका हूँ। क्या लिखेंगे आयनिक फॉर्म में? तो बेटा इसकी आयनिक फॉर्म हम ऐसे ब्रेक करेंगे और कहेंगे ये कैटायन एनाइन बनेगा, ऐसे ही ये ब्रेक करेंगे, कैटायन एनाइन बनेगा, ये ब्रेक करेंगे। चिंता हो या ये गलत हो थोड़ा सा सही करो, सही करने पहले, हाँ पहले सही कर दो। चलिए भैया पहले इसे सही करें। तो ये ना CN था, तो मैंने CN लिख दिया, तो मैं चकरा गई ये क्या? तो ये इसकी आयनिक फॉर्म हमें लिखनी थी। तुम यार मानो है, तुम भी हटो ये। आई होप आप समझ में आ गया। मैंने दो तरफ की आयंस दिखाए हैं, क्योंकि जो वीक है उसके आयन थोड़ी दिखाने। तो यहाँ होगा क्या, ये Na और ये Na कट जाएंगे, और इनके कटने पे बचेगा क्या? अब मैं दोबारा ही लिख दे रहा हूँ यार, क्योंकि वो थोड़ा सा फंबल हुआ था। Cn नेगेटिव वाटर से रिएक्ट करेगा और HCN बनाएगा और साथ में OH नेगेटिव बनाएगा। तो आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया हो। ये हाइड्रोलिसिस आपकी कहलाएगी एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि ये एनाइन इंटरेक्ट कर रहा है, और यहाँ OH चलो कोई बात नहीं,
OH आया तो मीडियम बेसिक हुआ। थोड़ा फिर सही करना पड़ेगा मुझे, सॉरी फॉर दिस, कि यहाँ मैंने लिखा था स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि बना मैं वीक एसिड रहा हूँ। कोई बात नहीं, इसे सही कर देते हैं। और यहाँ हमें लिखना चाहिए वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। सॉरी फॉर दिस, हमारे पास एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है। और इस हाइड्रोलिसिस को आप कहेंगे बेटा, इसे हम कहेंगे एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, या हम कहेंगे एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। और यहाँ पे हम एक और बात कहेंगे कि रिजल्टिंग मीडियम, यहाँ बात का मीडियम बेसिक होगा, और बेसिक होगा तो pH इज मोर देन 7। ये एनाइनिक हाइड्रोलिसिस है। रिजल्टिंग मीडियम OH आने की वजह से बेसिक होगा, और रिजल्टिंग मीडियम में pH ऑब्वियसली 7 से ज्यादा। ठीक है, अब हमें pH तक पहुंचना कैसे? तो बच्चों, मैंने पहले भी कहा था, एक ही फॉर्मूला बार बार चलेगा, वो 1 0 0 अल्फा टूटा अल्फा बना अल्फा बचा, वो वही बात लगेगा। देखो फिर से यहाँ पे पहले हम लेट्स सपोज के W से रिलेशन निकालो। तो ये जो हाइड्रोलिसिस हुई है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको KH कहना पड़ेगा, KH। ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है HCl, ये टूट के दे रहा है H और Cl आयन दे रहा है, और ये एसिड है, इसलिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka कहलाता है। और ये रहा वाटर, ये वाटर टूटेगा तो यहाँ बनेगा HiOH आयन, और वाटर के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो Kw या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। अगर आप ध्यान से देखते हैं, हम पहली तीनों इक्वेशन को अगर जोड़ें, सॉरी पहली दो इक्वेशन को जोड़ें, फर्स्ट को और सेकंड को जोड़ें, तो वो थर्ड इक्वेशन बन रही है, अगर आपको दिख जाए तो। क्योंकि आप पहली इक्वेशन जब जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली पहली दो इक्वेशन जब जोड़ेंगे तो ये HCl और ये HCl कट जाएंगे, ये Cl और ये Cl भी कट जाएंगे। अब आपके पास यहाँ वाटर बचेगा, यहाँ H और यहाँ OH, यानी पहली और दूसरी इक्वेशन को जोड़ के आपको ये तीसरी इक्वेशन मिलेगी। तो ये मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। ये तो अब आपको अगर क्लियर हो गया हो, ये तीन इक्वेशन है, लेकिन इन तीन इक्वेशन का रिलेशन क्या आएगा? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिविंग यू इक्वेशन 3, ये आ रहा। और शायद आपको याद हो, इक्वेशन 1 + 2 = 3 का मतलब क्या होता है, शायद याद। क्या होता है? इक्वेशन 3 है Kw, इक्वेशन 1 है KH, इक्वेशन 2 है Ka, यही तो है। प्लस करने का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था कि अगर कोई दो इक्वेशन ऐड होती हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके फाइनल इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है। एक्टिव मास जिस दिन पढ़ाया था, फर्स्ट डे ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन जहां लिखा था, वहां पे मैंने ये लिखा था कि पूरी इक्वेशन में, पूरी इक्विलिब्रियम चैप्टर में कहीं पे भी अगर इक्वेशंस ऐड हो रही हैं तो वो ऐड मल्टीप्लाई साइन में चेंज कर देगा। फिलहाल ये यहां से आया, बट इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। हम कहते हैं भैया तुम इसे ऐसे याद कर लो, थोड़ा आसान लगेगा कि KH इज इक्वल टू KW अपॉन K, KH इज इक्वल टू KW अपॉन K। अब एक आध कह रहे हो बात तो वही है, कैसे कह रहे हो, याद रखना आसान होता है। अभी दिख जाएगा आपको, इसको हम पैराफ्रेज करेंगे तो आपको दिख जाएगा KH इज इक्वल टू KW अपॉन K। ठीक है, पहले इसे याद कराते हैं कैसे आए बच्चों। मान लेते हैं दो लोगों की दोस्ती, ठीक है। ये एक A पर्सन है, ये B पर्सन है, व्हाटएवर, ये दीज आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ये A और B अच्छे दोस्त। इसमें एक स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मतलब तो समझते ही हो ना, स्ट्रॉन्ग है, बहुत शार्प है, ब्रिलियंट है, व्हाटएवर, और दूसरा बड़ा दब्बू टाइप का है, ब्रिलियंट नहीं है, पढ़ने में नहीं है, खेलने में नहीं है, व्हाटएवर, मतलब उसे वीक कह रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से आ रहा है, वीक फैमिली से, एक, ठीक है। इन दोनों की दोस्ती, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक की दोस्ती, एक इंटेलिजेंट की, एक गधे से दोस्ती, ठीक है ना। इनकी दोस्ती की वजह से ये ले डूबे, इनकी दोस्ती इन्हें ले डूबी। इज इट क्लियर? ये यूजुअली तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे कई बार कहा हो, तो अधिकतर ऐसा मैंने देखा, माँ बाप को ऐसा लगता है उनका बच्चा तो सुपर हीरा है, हीरा,
कमी कहाँ है, वो उसके साथियों में कमी है, नहीं तो ये तो टॉप कर, ये अगर दोस्ती छोड़ दे, हमारी बात मान ले, ये इसका साथ छोड़ दे, ये टॉप करे। और जिसके लिए कहते हैं ना इसका साथ तो छोड़ दे, कभी उनके घरों में जाके अगर बात कर ली तो वो भी यही कह रहे होते हैं, बस समझ में आ गया, वाइसी वर्षा होता है, वो भी यही कह रहे होते हैं, अगर ये उसका साथ छोड़ दे तो ये हीरा, ये तो हीरा कोहिनूर हीरा, बासमती चावल ना है, वो हीरा बना फिलहाल। अब इनकी दोस्ती इन्हें ले डूब रही है, तो दोस्ती किसकी वजह से डुबोएगी, स्ट्रॉन्ग की वजह से या वीक की वजह से? भैया स्ट्रॉन्ग जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब उसमें क्वालिटीज, प्रॉब्लम है इसका मतलब, ओके ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक में स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, दैट इज इट हैज पिक्यूलियर क्वालिटीज, वो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग की वजह से नहीं डूबते। डुबोता कौन है, ये वीक ही डुबोता है, ठीक है। लेट सपोज ये कोई भी काम करके आते हैं, व्हाट है, कोई भी काम करके मतलब कांड करके, ठीक है, कांड मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया, इट इज अ गुड वर्ड, इसको नेगेटिव में मत लेना चाहिए, क्योंकि सुंदर कांड भी होता है, और बहुत सारे कांड हमारे इथिक्स में, तो कांड चलेगा, ये कोई कांड करके आए हैं, व्हाट है, तो क्या वीक की वजह से पकड़े जाएंगे या स्ट्रॉन्ग की वजह से? भैया स्ट्रॉन्ग ही पकड़ में आने वाला है, इसीलिए तो हम उसे स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, वो बड़ा शातिर है, वो बेचारा जो वीक है ना, उसको इंटरेक्शन में ले लेते हैं ये लोग, यानी पानी से कौन इंटरेक्ट करेगा, जो वीक से आया, जो वीक से आया उसकी वजह से ये डूब जाए, ठीक है। तो डुबोता हमेशा कौन है, वीक से आया हुआ पार्ट, अब याद आ गया। लेकिन जो बाद में होगा या बाद का मीडियम जो होगा, हमेशा स्ट्रॉन्ग की वजह से डिबोएगा वीक, बाद का मीडियम स्ट्रॉन्ग, तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं वीक ने डिबोया, इसे टोटल याद रखना, पूरे चैप्टर में या पूरे सॉल्ट में, हमें डिबोया को वीक ने, तो डिबोया तो वीक ने है, ये ध्यान ना, यहां ठीक है। तो भैया जिसने डिबोया है ना, उसी को पानी के नीचे डिबो के देखा, मतलब KH का फॉर्मूला है, तो KH का फॉर्मूला क्या होगा, ये रहा पानी, पानी को क्या कह दिया, KW, डिबोया यानी उसके नीचे, और समय कौन डिबो रहा था, ऐसे ऐसे डिबो रहा था, के को नीचे। तो आई होप तो अभी नहीं पता है, अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन KH का फॉर्मूला क्लियर है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और वीक बेस हुआ तो KH का फॉर्मूला, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो भैया वीक बेस डिबोएगा ये, और अगर ये डिबोएगा तो ये नीचे चलेगा, और अगर दोनों ही वीक है, अगर दोनों ही वीक है तो KH का फॉर्मूला क्या आएगा, KW अपॉन KA इंटू KB, क्योंकि दोनों ने डिबोया भैया, दोनों के दोनों ही, है ना, तो इसलिए KW अपॉन KA इंटू K। तो हाइड्रोलिसिस मैंने आपको बताया ना, 4 तरीके की है, 4 नहीं 3 ही गई है, क्योंकि एक तो होती ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की तो हाइड्रोलिसिस है ही नहीं, तो बाकी जो 3 तरह की हाइड्रोलिसिस है उसमें एक है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो KH का फॉर्मूला KW अपॉन KB, क्योंकि वीक बेस, जब स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो KH का फॉर्मूला KW अपॉन KA, और वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है तो KH का फॉर्मूला KW अपॉन KA मल्टीप्लाइड बाय KB, बोथ आर इन डिनोमिनेटर। तो आई होप सो अगली बार से या अगली बार के लिए हमें KH का, अगली बार के लिए हमें KH का फॉर्मूला ऐसे डिराइव करने की जरूरत नहीं, अगली बार हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लेंगे बिना इन इक्वेशन के, डायरेक्टली हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमें KH का फॉर्मूला कैसे लिखना है, जस्ट KW अपॉन कितने डिबोया, और अभी भी ये डुबोने वाले को याद रखेंगे, ये अभी भी आगे इसके जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आई एम कीप ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, जिससे आपको याद हो जाए, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन इज एंडोथर्मिक, neutralization is exothermic. Therefore, salt hydrolysis is always endothermic. Hydrolysis takes place due to the ions obtained from weak partner. It interacts with water. जो weak partner से ion आता है, वो water से interact करता है. मतलब salt में 2 ion है, एक किसी weak partner से आएगा, एक strong से. Hydrolysis of salt of strong acid and strong base do not take place. अगर strong acid और strong base दोनों ही strong, तो hydrolysis नहीं होगी. They are ions titrated. उनके आयंस सिर्फ वाटर के चारों ओर या उनके चारों ओर वाटर होता है,
their ions are only hydrated not hydrolyzed। पहला अब हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड था। तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड में हमें दो तीन चीजें निकालनी, जिसमें पहला हमने निकाला KH का फॉर्मूला। तो KH का फॉर्मूला आएगा KW अपॉन जो भी वीक है, हमने स्ट्रॉन्ग वीक बेस वीक एसिड लिया, तो KH इक्वल्स टू KW अपॉन Ka। ठीक है ना। दूसरी चीज, अब अगला KH का डिटेल्ड फॉर्मूला अल्फा या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के टर्म्स में देखना है। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन आई थी, Cn नेगेटिव को वाटर से इंटरेक्ट कराएं तो ये HCN बनेगा और ये OH नेगेटिव, ये इक्वेशन है। तो बेटा ये जो Cn है ये हमने मान लिया 1 मोल पर लीटर है, और वाटर का तो एसेंस ही नहीं है, कांस्टेंट में जाता है, और ये नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पे इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है, ठीक है, ये है वही अल्फा, लेकिन क्योंकि वाटर दिखा रहे या वाटर में कितना हाइड्रोलाइज होता है ये दिखा रहे तो H ले। तो ये है कि NH4Cl NaCN जो था वो पानी में 100% टूट गया, Na आयन एकदम अलग हो गया, Cn आयन एकदम अलग। लेकिन क्या सारे के सारे Cn आयन ने वाटर से रिएक्शन किए या कितनों ने किए? तो हमने उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के कितने Cn H आयन वाटर का लेके, जिससे H आयन लेके HCN बना, सारे नहीं बनाते, उसमें से कुछ बना। तो यहाँ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H से डिनोट होती है बच्चों। तो ये H और H बन गए, तो ये 1 माइनस H बच गए। मैंने पहले ही कहा था एक ही फॉर्मूला बार-बार चलेगा, 1 0 0 अल्फा टूटा, अल्फा अल्फा बना, 1 माइनस अल्फा बचा। अब ये इनिशियली 1 तो है नहीं, लेकिन ये यूनिटरी अप्रोच है, तो C से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ KH का फॉर्मूला आ गया बेटा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्ट, प्रोडक्ट भी CH, रिएक्टेंट C 1 माइनस H, भैया वही पुराना फॉर्मूला आ गया है CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। और क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 1 से बहुत कम देखी गई है, तो हम इसे कह सकते हैं KH इक्वल्स टू खाली CH स्क्वायर और H की वैल्यू अंडर रूट KH अपॉन C। यानी यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इनवर्सली, जितना कंसंट्रेटेड ज्यादा होगा उसका अल्फा या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H कम। अच्छा इसको भी पैराफ्रेज कर, हमें कहानी हमारी चल रही थी कि दो दोस्त हैं, एक इंटेलिजेंट एक वीक। वीक वाला वाटर से इंटरेक्ट कर गया, या वीक वाले को जब डराया धमकाया गया, भिगो भिगो समझाया गया, वाटर से हाइड्रोलिसिस हो गया। ठीक है, वीक ने पोल खोल दी, वो कांड ऊपर वीक की वजह से। ठीक है, अब हम कह रहे हैं अगर स्ट्रॉन्ग वाला थोड़ा कंसंट्रेटेड रहता, कंसंट्रेशन का मतलब ध्यान लगा के रखता है इस वीक वाले के ऊपर, तो बच जाता। यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कब ज्यादा होगी और कब कम होगी, ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन। अगर स्ट्रॉन्ग जो था, ऐसे स्ट्रॉन्ग और वीक की कंसंट्रेशन सेम है कहानी पे, अगर स्ट्रॉन्ग वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड होता, मतलब ज्यादा ध्यान दे रहा होता, तो ये जो पोले खुली है ये कम खुलती, और अगर उसने ध्यान कम दिया तो पोले ज्यादा खुल जाएंगी। व्हाट इज पोल खुलना का क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और व्हाट इज दिस? कंसंट्रेशन। मोर द कंसंट्रेशन लेस द हाइड्रोलिसिस। जितनी कंसंट्रेशन वो ज्यादा रखता, हाइड्रोलिसिस कम होती, जितनी कंसंट्रेशन कम की उतनी हाइड्रोलिसिस ज्यादा। तो अब आपको याद रखना है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और यहां हम कह रहे हैं अगर कंसंट्रेट होके रहते, थोड़ा ध्यान दे के रखते, तो हाइड्रोलाइज नहीं होते। इज इट क्लियर? बट अभी हम आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो वीक एसिड और वीक बेस का फॉल्ट आएगा, यानी दो गधों की दोस्ती है। इसमें इंटेलिजेंट कोई है बेटा, अगर कॉमन सेंस है, दो गधों की दोस्ती है, तो कंसंट्रेशन का कोई लेना ही देना नहीं है। ठीक है, मतलब जब दोनों ही गधे हैं तो कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है। मतलब कुछ बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से सुनते हैं कहानी को और वो अपने पे अप्लाई कर भी रहे होंगे साथ साथ में, तो तुम कंसंट्रेशन की टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए कंसंट्रेशन कोई जरूरत नहीं है। कंसंट्रेशन की जरूरत तो वहां है जहां एक स्ट्रॉन्ग। अब दिक्कत तो ये है तुम्हारे केस में दोनों वीक है, लेकिन तुम दोनों ही अपने को स्ट्रॉन्ग और साथी को वीक मानते हो। जैसे तुम्हारे घर वाले कहते हैं हीरा है हीरा, हमारा
तो हीरा है जे तो इसने बिगाड़ दो जी, इसका साथ तो छोड़ दे, सब बढ़िया हो जाए। उन्हें क्या मालूम जे दूसरों को बिगाड़े पड़ा, इसकी वजह से सब परेशान है। लेकिन सब लौट गया, वापस आओ वापस आओ वापस आओ। तो अभी तक हमारे जो 3 पॉइंट आ गए हैं वो ये, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो बाद में देखता हूं मैं। चलिए बेटा, अगला पॉइंट करने के लिए टाइम नहीं है आज का हमारे पास, क्योंकि हमारा टाइम लिमिटेशन आज इतने रखते हैं। कल हम इसको नेक्स्ट वर्किंग डे में, ठीक है? बोलो सही है? ओके बाय। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir.